हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपकी एस्टेट 2025 की जो क्लासेस है, जो आपका हाल ही में अब 2026 में होने वाला है, उनकी क्लासेस को फिर से रिज्यूम किया है और कल एक लाइव भी आपके साथ डिस्कस करी थी, जो कि बीच में रुक गई थी। तो ऐसे इश्यूज ना हो, इसलिए मैं एक दो दिन के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पर प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज जैसे हमारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी फिर मैं आपके साथ लाइव भी आ जाऊंगी। ठीक है, तो अभी मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको डेली बेसिस पर क्लासेस दूंगी और जैसे जैसे हमारी चीजें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाएंगी। चलिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सीडीपी और बाल विकास की क्लासेस आपकी यहाँ पर चली हुई है, साथ में अदर सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस है वो भी आपकी शुरू हो जाएंगी। आज अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक रहेगा, जिसमें हम ना सिर्फ कंसेप्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे बल्कि इससे रिलेटेड 20 से 25 क्वेश्चन भी यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो अगर आप इतना कंटेंट भी अच्छे से कर लेंगे तो भी आपका आराम से हो जाएगी चीजें। इसके अलावा मैं एक चीज और यहाँ पर कंफर्म कर दूं कि अभी हाल ही में आपका यूपी टेट भी निकला हुआ है, तो इनके लिए भी आपकी एक क्लासेस है। साथ के साथ आपका अभी सीटेट 2026 भी जो है वो आने वाला है, तो इसके लिए भी आपकी क्लासेस है यहाँ पर। इसके अलावा झारखंड जो है वो उसका टेट भी आपका आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपकी क्लासेस सेम यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपनी चीजों को। और कल कुछ पोर्शन मैंने करवा दिया था, बट स्टिल हम इसको फिर से करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी चीजों को। स्टार्ट करते हैं अपने भाई, सेम टॉपिक आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ग्रोथ क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, और साथ में जो डेवलपमेंट है उसको हम यहाँ पर किस तरीके से समझेंगे, तो उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। देखिए, ग्रोथ की जब हम बात करते हैं, जब भी हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो इसमें आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इससे आप चाइल्ड साइकोलॉजी को अच्छे समझ पाते हो, बच्चे का किस तरीके से विकास यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों की जीवन को एक तरीके से समझने में। तो हम जब ग्रोथ की बात करते हैं, वृद्धि की बात करते हैं, तो ये क्या है, फिजिकल इंक्रीज इन सम क्वांटिटी ओवर टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसी हिसाब से जो शारीरिक जो परिवर्तन बच्चे के अंदर हो रहे हैं वो आपका एक तरीके से वृद्धि कहलाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मीन्स आप बनावट कह सकते हो, आप ढांचा कह सकते हो, जो अपीयरेंस आपकी है उसको हम ग्रोथ के अंतर्गत काउंट करते हैं। मतलब जो ऑब्जर्व, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब एक बच्चा कोई छोटा है, ठीक है, वो भी पैदा हुआ है, फिर धीरे धीरे वो चलना सीखता है, थोड़ा खड़ा होता है, बड़ा होना सीखता है, चलना फिरना सीखता है, सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे ऐसे बच्चा जो अपने उम्र में आगे बढ़ रहा है। इसी हिसाब से उस बच्चे का क्या बढ़ रहा होता है, उस बच्चे की यहाँ पर हाइट भी बढ़ रही होती है, उस बच्चे का यहाँ पर जो है वो कद भी बढ़ रहा होता है, उस बच्चे का यहाँ पर वेट भी बढ़ रहा होता है, ठीक है, वजन भी बढ़ रहा होता है, और इसी हिसाब से उस बच्चे का यहाँ पर साइज, और आप कह सकते हो कि बॉडी प्रपोर्शन, आकार, अनुपात भी यहाँ पर एक तरीके से बच्चे का बढ़ रहा होता है। तो ये सारी चीजें जिनको आप इजीली अवलोकन आप इसका कर सकते हो, आप इसको, ये आपका फिजिकल अपीयरेंस ही तो है, आपका ढांचा ही तो है, जिसको आप देख सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, क्या कर सकते हो, आप इसको माप सकते हैं। ठीक है, आप इसको माप सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें है आपकी एक तरीके से, चलिए, ये सारी की सारी चीजें जो आपका किसका हिस्सा है भाई, ग्रोथ का हिस्सा है। तो ये प्योरली कैसा होता है, ग्रोथ जो है वो प्योरली कैसा होता है भाई, फिजिकल होता है, और यू कैन से शारीरिक होता है। ठीक है, तो आप अगर बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप माने तो ये डेवलपमेंट का एक तरीके से पार्ट ही होता है। जो ग्रोथ होता है वो होता है भाई डेवलपमेंट का एक तरीके से पार्ट, इसका एक हिस्सा ही होता है। ठीक है, ये डिफरेंस मैं आपके साथ आगे डिस्कस करूंगी, जिसमें आपको इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी। तो फिलहाल इतना समझिए, ग्रोथ सिर्फ क्या है, फिजिकल अपीयरेंस है, जो हाइट है, वेट है, ये सब बढ़ रहा है, जिसको आप इजीली मेजर कर सकते हो। भाई हाइट कद कितना है, इसको आप मेजर करते हो ना, कितने फुट का है, ठीक है, कितना इंच है, वेट कितने केजी का कोई भी इंडिविजुअल है, और आकार आप इजीली यहाँ पर बॉडी प्रोपोर्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये फिजिकल जो चीजें हो जाती है वो ग्रोथ का हिस्सा होती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं विकास की, जब हम विकास की बात करते हैं, तो विकास क्या है भाई, एक तरीके से ऑल ओवर चेंज होता है। ठीक है, परिवर्तन होता है, कैसा परिवर्तन, एक समग्र परिवर्तन होता है, समग्र, ये इस प्रकार का है। ठीक है, चलिए, ये मैं बन गया है, समग्र परिवर्तन आप यहाँ पर कहेंगे। ये था सिर्फ आपका शारीरिक परिवर्तन, सिर्फ फिजिकल चेंज था। यहाँ पर हर प्रकार का चेंज आ जाएगा, समग्र परिवर्तन बच्चे के अंदर, मतलब ना सिर्फ उसमें फिजिकल तो आ ही आ गया है,
बल्कि उसमें बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट, उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, हर तरीके का जो चेंज जो बच्चे को यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, जो बच्चे के लिए हम पढ़ते हैं, वो सारी चीजें किसका पार्ट होता है, वो डेवलपमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट शोज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन एक्वायर्ड स्किल्स एज ए चाइल्ड बिकम्स एंड ग्रोन अडल्ट। बड़े होते होते बच्चे के अंदर जो भी कौशल और ये जो विकास है वो ना सिर्फ स्टार्टिंग से पैदा होने के बाद से शुरू नहीं होता है, आपका जो वृद्धि है ये तो एक तरीके से स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, कब रुक जाती है, मैच्योरिटी तक जो वृद्धि है वो आपकी एक तरीके से रुक जाती है। आपका हाइट और ये सब एकदम बढ़ता ही थोड़ा रहता है निरंतर, नहीं, ये रुक जाती है। जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होता है, ठीक है, परिपक्व होता है, वैसे वैसे आपकी जो वृद्धि है वो एक निश्चित समय पर रुक जाती है। जबकि विकास जो है ये स्टॉप नहीं करता है, ये रुकता नहीं है, ये जो है वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, निरंतर चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है। इनफैक्ट विकास जो है वो कब से शुरू हो जाता है, जब बच्चा अपने प्रीनेटल स्टेज में है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है। आपको पता है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो एक सिंगल सेल से किसी भी इंडिविजुअल की शुरुआत होती है। हम लोग जो है, हमारे अंदर सेल का बहुत ज्यादा भंडार है, हम लोग मिलियन सेंट्रिलियन सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो एक जो सिंगल सेल से किसी भी इंडिविजुअल की शुरुआत होती है, इस सिंगल सेल से उसके बाद फिर वो बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है भाई, वो माँ के पेट में है, फिर वो पैदा हुआ है, फिर जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती है, मृत्यु नहीं हो जाती है उसकी, तब तक आपका जो विकास है वो चलता रहता है। तो ये रुक जाता है एट सम सर्टेन एज, मतलब मैच्योरिटी तक, और ये कभी भी नहीं रुकता है। तो डेवलपमेंट क्या है भाई, सब कुछ चीजें आ जाती है, इसलिए आपका फंक्शनल पार्ट है, आपका बिहेवियरल पार्ट, आप कैसे कार्य करते हो। जबकि ये क्या है, सिर्फ मेजरिंग वाला पार्ट है। ठीक है, तो डिफरेंस में आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बाकी हिंदी में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी बच्चे के बढ़ते हुए शेप, साइज, आकार और आकृति में होने वाली शारीरिक वृद्धि को, कैसी वृद्धि है ये, शारीरिक वृद्धि को यहाँ पर वृद्धि कहते हैं। जबकि यहाँ पर ये क्या है, अर्जित कौशल, और आप कह सकते हो कार्यात्मक पक्ष है। जो डेवलपमेंट है वो क्या है, एक तरीके से कार्यात्मक पक्ष है। ठीक है, फंक्शनल एस्पेक्ट है, और कह सकते हो आप फंक्शनल चेंज है, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, कैसे बच्चा कार्य करता है। क्लियर, इतनी चीजें आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आई होगी। नेक्स्ट पोर्शन पे अब हम मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। चलिए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भाई डेवलपमेंट की, हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी और चीजें आप देख लो। मैंने कहा कि जो एक ये होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, थ्रू आउट द लाइफ जो है वो चलता रहता है। कौन कौन से चेंजेस, इसमें हम ना सिर्फ फिजिकल शारीरिक चेंज ही, बल्कि इमोशनल पार्ट, ठीक है, आपका जो भावात्मक पक्ष है, इमोशनल एस्पेक्ट है, वो भी यहाँ पर आ जाता है। साथ में आपकी बुद्धि वाला पार्ट इसमें आ जाता है। ठीक है, तो जितने भी डोमेन्स है यहाँ पर, हर प्रकार के डोमेन्स जो है वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है इसमें। आपका ग्रोथ तो इसका ही पार्ट होता है, डेवलपमेंट का। ठीक है, आप देखिए एक तरीके से चेंज है, परिवर्तन है, बदलाव है, इसके बीच में एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज कौन सा भाई, भ्रूणावस्था है। जब मैंने कहा ना, एक बच्चे की जो शुरुआत होती है वो कब से होती है भाई, एक सिंगल सेल से, जब फर्टिलाइजेशन होता है मदर और पेरेंट से, जब बच्चा एक सिंगल सेल में जब बना है माँ के पेट में, जब वो एक तरीके से कंसीव हुआ है, तब वो सिंगल सेल में होता है। तब से लेकर के उसके डेथ तक जो डेवलपमेंट है वो चलता ही रहता है, डेवलपमेंट रुकता नहीं है। यहाँ पर प्री नेटल स्टेज भी आप लिख सकते हो, प्री नेटल स्टेज मतलब जन्म पूर्व अवस्था। ठीक है, तो डेवलपमेंट तो आपका चलता रहता है, वो आपका नहीं रुकता है। क्लियर बात है, इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जब भी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक करते हैं तो इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट है जिनकी डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 डेफिनेशन लिखी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, जिसको आपने अच्छे से याद कर लेना है, बिकॉज पूछ सकते हैं आपसे और कुछ नहीं है। चलिए, एक तो हरलोग की डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है हरलोग का, जब भी हम ये पर्टिकुलर जो टॉपिक इसको करते हैं। हरलोग ने एक डेफिनेशन दी है किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में, वृद्धि के बारे में। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं ये क्या है, चेंज इन साइज, आकार में। ठीक है, आकार में जो परिवर्तन किसी भी इंडिविजुअल का हो रहा है, इन प्रपोर्शन, ठीक है भाई, अनुपात में, प्रपोर्शन अनुपात में, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स, भाई पुराने कुछ ऐसे फीचर्स है, ऐसी विशेषताएं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो चले जाते हैं, जो डिसअपियर हो जाते हैं, और नए वन जो है वो आ जाते हैं, नए वाले। जैसे भाई हाइट का बढ़ना, ठीक है, कद का बढ़ना, वेट वजन का बढ़ना, और जो टेम्परेरी टीथ होते हैं ना भाई, बच्चों के 5 साल तक 6 साल तक जो दूध के दांत है वो टूट करके वो नए
नीचे वाले दांत आते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब वृद्धि का पार्ट है। किसका पार्ट है, वृद्धि का पार्ट है। ठीक है, तो ये ना सिर्फ क्या है स्ट्रक्चरल है, बल्कि जो संरचनात्मक परिवर्तन है वो है, बल्कि फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं भाई, अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी तो आपके यहाँ पर चेंज हो रहे होते हैं, उनमें भी तो परिवर्तन हो रहा होता है ना। ठीक है, तो ये डेफिनेशन किनके द्वारा दी गई है, हरलोक के द्वारा दी गई है। इनके अनुसार वृद्धि और अनुपात, आकार और अनुपात में परिवर्तन पुरानी विशेषताओं का लुप्त होना और नई विशेषताओं का आना है। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पुराने दांत है वो टूट जाते हैं, स्थायी जो दांत है वो लुप्त हो जाते हैं और जो स्थायी दांत है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो ये संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है। क्रो एंड क्रो के द्वारा भी एक डेफिनेशन दी गई है वृद्धि के संदर्भ में जब हम बात करते हैं। ग्रोथ रेफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंज। स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर आपके वो शारीरिक चेंजेस होते हैं, वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, कैसे चेंजेस होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं जो आपको दिखाई दे रहे होते हैं, आपकी हाइट, वेट एंड एवरीथिंग। और जो फिजियोलॉजिकल होती है वो आपके जो अंदरूनी जो ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, ये आपके यहाँ पर परिवर्तन लाते हैं। सो ये क्या है, क्रो एंड क्रो के द्वारा है। इसके अलावा यहाँ पर एक डेफिनेशन हरलोक के द्वारा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये पूछी गई है आपसे मल्टीपल एग्जाम्स में। ये विकास के बारे में क्या कहते हैं, जब भी डेवलपमेंट की बात आती है तो ये क्या कहते हैं। डेवलपमेंट मीन्स अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्डरली, क्रम के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस। ये कहते हैं कि जो विकास है वो क्या है, जैसे जैसे कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति मैच्योर होता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है, एक्सपीरियंस उसको होते हैं, उसको अनुभव होते हैं, उसी आधार पर एक प्रगतिशील सीरीज है। ठीक है, प्रोग्रेसिव सीरीज है, बदलाव की सीरीज है। और कैसी सीरीज है, प्रोग्रेसिव सीरीज। ठीक है, प्रगतिशील सीरीज रहेगी यहाँ पर, जो कि किसके अंतर्गत आती है भाई, जैसे जैसे हम मेच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे एक्सपीरियंस हमें होता है। ओके ओके, तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट की यहाँ पर बात करते हैं। विकास का अर्थ है क्रमिक परिवर्तनों की एक श्रृंखला जो परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप एक व्यवस्थित पूर्वानुमानित पैटर्न में घटित होती है। तो ये कुछ डेफिनेशन है जिनको आप यहाँ पर ध्यान से याद कर लेना। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले। चलिए, अब कुछ डिफरेंसेस है जिनको हम यहाँ पर देखेंगे। जब भी हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम अब डिफरेंशिएशन करते हुए यहाँ पर समझेंगे भाई किस तरीके से है। देखिए, मैंने कहा था कि जो वृद्धि होती है वो क्या है, जो फिजिकल चेंज है, प्योरली फिजिकल होती है, जो शारीरिक बनावट होती है किसी भी इंडिविजुअल की, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो, वो आपका वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। ये कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होता है। ये होता है जी मात्रात्मक। कैसा होता है, मात्रात्मक होता है। ठीक है, जिसको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, मेजर कर सकते हो मींस आप इसको माप सकते हैं, आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, मतलब आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिखाई देता है स्पष्ट तौर पर भाई, हाइट, वेट, बॉडी प्रोपोर्शन एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये क्या है, आपके क्वांटिटेटिव होते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो। जैसे आपका हाइट है, ठीक है भाई, जो कद है आप उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। आपके वेट को मेजर कर सकते हो, जो साइज है, आकार है, उसको आप माप सकते हो। तो जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है, क्वांटिटेटिव होता है। जबकि जो डेवलपमेंट होता है, चूंकि इसमें आपका ग्रोथ ऑलरेडी शामिल है, जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है भाई आपका, जिसमें आपका ग्रोथ, वो इंडिविजुअल मैच्योर हो रहा है, उसकी लर्निंग हो रही है, मीन्स उसका क्या हो रहा होता है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये डेफिनेशन में हमेशा आपको बताती हूँ। ये आपका ना सिर्फ मात्रात्मक होता है, बिकॉज ग्रोथ तो इसका पार्ट ही है, बल्कि एज वेल एज ये कैसा होता है जी, क्वालिटेटिव भी होता है, गुणात्मक भी होता है। क्यों, क्योंकि ये आपका फंक्शनल है। ठीक है, ये क्या है, आपका फंक्शनल है, आपका कार्यात्मक पक्ष है, आप कैसे कार्य करते हो, ओवरऑल चेंजेस, आप सोचते कैसे है, आपका व्यवहार कैसा है, हर चीज इसके अंतर्गत आती है। आपके कौशल जो आपने एक्वायर किया है थ्रू आउट द लाइफ, तो ये ना सिर्फ क्वांटिटेटिव है बल्कि आपका क्वालिटेटिव भी होता है। ठीक है, ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का एक भाग है। ठीक है भाई, यहाँ पर जो विकास है उसमें आपकी वृद्धि तो ऑटोमेटिक आपकी आ गई है ना, तो ग्रोथ क्या है, विकास का एक पार्ट है। जबकि ये क्या है, एक वाइडर और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, एक जटिल और व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें सब कुछ आपका इंक्लूडेड है, इसमें सब कुछ समाहित है। ना सिर्फ इसमें आपका जो फिजिकल है वो पार्ट आता है, बल्कि इसमें आपका
इमोशनल पार्ट भी है, भावात्मक पहलू भी है, इसमें जो है वो इंटेलेक्चुअल पार्ट भी है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल पार्ट भी है, जो आपका बौद्धिक पार्ट है वो भी है, लैंग्वेज पार्ट, हर चीज इसमें आ जाती है जितने भी डोमेन की हम बात करते हैं। तो ये जटिल और ब्रॉड लेवल पर है, ये नैरो लेवल पर है, वो क्या है, ये ब्रॉड लेवल पर है, ठीक है। ये सिर्फ फिजिकल चेंज है, प्योरली फिजिकल है, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या है, फिजिकल ही है, शारीरिक ही है, बाकी कुछ नहीं है वृद्धि, ठीक है, पूर्ण रूप से क्या है, फिजिकल है, जबकि ये क्या है, ऑल ओवर है, समग्र परिवर्तन है, ऑल ओवर चेंजेस है, सब कुछ आ जाएगा इसमें, जो भी है ये सारी चीजें सब कुछ आ जाएगा इसमें आपका, ठीक है, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, हर चीज इसमें आ जाती है। नेक्स्ट है मे और मे नॉट ब्रिंग डेवलपमेंट, वृद्धि जो है वो विकास को ला भी सकती है और नहीं भी ला सकती है, जबकि ये क्या है, ये पॉसिबल है, ग्रोथ के बिना भी ये आपका पॉसिबल है। कैसे है वो भी जस्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, जब हम वृद्धि की बात करते हैं, मतलब साइज, हाइट, आकार, हम इन सब चीजों की बात करते हैं, ठीक है। लेट से कि भाई किसी की हाइट भी अच्छी जा रही है, किसी का साइज भी ठीक है, और वेट भी, मतलब जो नॉर्मल वेट होता है, लेट से कि उससे बहुत ज्यादा मोटा है वो व्यक्ति, मतलब फैट है बहुत ज्यादा, ठीक है, मोटा है वो व्यक्ति, तो वो अफेक्ट करेगा उसके कौन से पहलू को, जो फंक्शनल पार्ट है ना कहीं उसको वो अफेक्ट करेगा, ठीक है, जो उसका क्रियात्मक पहलू है उसको वो कहीं ना कहीं क्या करेगा जी, अफेक्ट करेगा। तो जो वृद्धि है वो विकास ला भी सकती है और नहीं भी ला सकती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो बिना ग्रोथ के भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, मान लीजिए कि किसी की हाइट जो है छोटी रह गई है, आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, किसी का वेट उतना नहीं है, ठीक है, किसी का बॉडी प्रोपोर्शन अलग उसमें है, बट स्टिल वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, जो उनका जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो रहा होता है, उनका सोशल डेवलपमेंट अच्छे से वो इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं। तो जो डेवलपमेंट है वो बिना ग्रोथ के भी पॉसिबल है, जबकि जो वृद्धि है वो विकास को ला भी सकती है। मे और मे नोट की यहाँ पर बात है, ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो वृद्धि है वो विकास से प्रभावित है, हमने जस्ट भी देखा है, और नोट डिपेंड अपॉन ग्रोथ, जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ पर इतना निर्भर नहीं करता, जस्ट हमने इसको भी यहाँ पर डिस्कस किया है। ग्रोथ इज स्ट्रक्चरल, भाई ये आपका क्या है, स्ट्रक्चरल पार्ट है, जो आपका ढांचा है, मीन्स आपका फिजिकल अपीयरेंस, प्योरली क्या है, ये आपका फिजिकल, आपका शारीरिक जो पार्ट है, जो बनावट है, जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो वाला पार्ट है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, मैं बार बार कहती हूँ, ये क्या है, आपका फंक्शनल पार्ट है, मीन्स ये आपका बिहेवियरल पार्ट है, व्यवहारात्मक जो आपका पहलू है उसकी यहाँ पर बात करता है, मीन्स आप कैसे व्यवहार करेंगे थ्रू आउट द लाइफ, किस तरीके से आप काम कर रहे हो, वो आपका डेवलपमेंट का पार्ट है। जो ग्रोथ होती है वो आपका क्या है, एक्सटर्नल पार्ट है, मैंने कहा ना आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, आप इसको माप सकते हो, वो सारी चीजें, तो ये एक्सटर्नल है, वो बाहरी पार्ट है। जबकि ये क्या है, वो इंटरनल पार्ट, ठीक है, आपकी बुद्धि भाई इंटरनल पार्ट है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें आपका क्या है, इंटरनल पार्ट है। ये कंटिन्यू नहीं होता थ्रू आउट द लाइफ, जो आपकी मेच्योरिटी है, जैसे जैसे इंसान आपका जो है मेच्योर होता जाता है, तो ये मेच्योरिटी तक क्या हो जाती है, वृद्धि स्टॉप हो जाती है, ठीक है, हाइट जो बढ़ती 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 नहीं रहती, हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम आता है जिसमें वो रुक जाती है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ स्पेन, पूरे जीवन काल जो है वो चलता रहता है। और जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर करते भी है कि ये आपका वोम टू टोम चलता है, मतलब कि कैसे चलता है, यहाँ पर गर्भ से कब्र तक यहाँ पर जो विकास है वो चलता रहता है। मैंने जैसे आपका साथ डिस्कस किया था, प्री नेटल स्टेज से और आपकी डेथ तक जो विकास है वो चलता रहता है थ्रू आउट द लाइफ। सो दीज आर द डिफरेंसेस जो आपको यहाँ पर पता होने चाहिए है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी। नाउ आप कुछ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, कुछ देख लीजिएगा स्टेजेस। चलिए, स्टेजेस में जब हम बात करते हैं तो भाई आपका वो ये इन्फेंसी स्टेज, उससे पहले प्री नेटल भी होता है बट वो आपसे पूछा नहीं जाता है, तो इन्फेंसी स्टेज है, तो ये जो स्टेजेस आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो ये आपके क्या है, स्टेजेस है चाइल्ड डेवलपमेंट के, जिसको आपको पढ़ना है। तो जो पीआरटी वाले होते हैं भाई उनसे इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जो टीजीटी वाले होते हैं उनसे लेटर चाइल्डहुड एडोलसेंस लेवल तक के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। तो इन्फेंसी पीरियड जो होता है वो कौन सा होता है, 0 से 2 साल का होता है। इन्फेंसी पीरियड को थोड़ा और हम डीप में यहाँ पर भी करेंगे आगे वाली स्लाइड में। ये जो 0 से 2 ईयर का होता है, और इसमें जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत रैपिड होता है, मतलब जो शारीरिक वृद्धि है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ओके, आई होप आपको ये विजिबल होगा स्क्रीन पर, ठीक है। चलिए, फिजिकल ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हाई फास्ट होती है, और जो मोटर स्किल्स होती है, ठीक है, मोटर स्किल्स कौन कौन सी होती है भाई, एक होता है ग्रोस मोटर स्किल, एक होती है
ग्रोस मोटर स्किल और एक होती है फाइन मोटर स्किल्स। ठीक है, ग्रोस मोटर स्किल्स वो होते हैं जिसमें आपके लार्ज मसल्स का इस्तेमाल होता है, जो बड़ी मांसपेशियां होती है ना उनका इस्तेमाल होता है, जबकि इसमें जो आपकी छोटी छोटी मांसपेशियां है ना स्मॉल वन, उन मसल्स का आप इस्तेमाल करते हो, कोऑर्डिनेशन करते हो। ग्रोस का मतलब क्या है भाई, रनिंग करना, जंपिंग करना, वॉकिंग करना, तो इसमें क्या है आप अपने पूरे मतलब पैर का इस्तेमाल करते हो, पूरे शरीर का उसमें इस्तेमाल कर रहे होते हो। सो वो क्या है, ग्रोस मोटर स्किल्स होती है। फाइन मोटर स्किल्स क्या है, जैसे आप ड्राइंग कर रहे हो, किसी भी चीज को अपने हाथ से पकड़ रहे हो, ठीक है, ड्राइंग कर रहे हो, आप कोई और स्किल लिख रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, तो आप अपनी छोटी सी इन उंगलियों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो जो छोटी मसल्स है उनका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर द मोटर स्किल्स जो कि हम प्रिंसिपल्स के अंदर भी करेंगे। तो मोटर स्किल्स का यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है इन्फेंसी के अंदर। फिर उसके बाद आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, जो कि आपका 2 से 6 साल का होता है। इसके कुछ और नाम भी है जो कि आपको यहाँ पर अच्छे से पता होने चाहिए है। ठीक है, इनके जो अदर नाम है वो क्या है भाई, ये इसको प्री स्कूल स्टेज कहा जाता है, यानी कि पूर्व विद्यालय अवस्था कहा जाता है। इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा अभी जो पूर्व विद्यालय में, मतलब कि भाई 0 से 2, जो विद्यालय स्टेज होती है ना वो बाद की स्टेज मानी जाती है, जो आपका लेटर चाइल्डहुड होता है। ठीक है, बिकॉज वो पहली क्लास से जो है वो 6 साल का बच्चा शुरू करता है ना, तो उससे पहले तो बाल वाटिका सारी चीजें चलती रहती है। इसको खिलौना अवस्था कहा जाता है, इसको टॉय स्टेज यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्री स्कूल तो ऑलरेडी आ गया है। इसको क्वेश्चन स्टेज कहा जाता है, बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा इसको अहम केंद्रित भी कहा जाता है, ईगो और सेल्फ सेंटर्ड। ठीक है, अहम केंद्रित अवस्था होती है, जिसके बारे में पियाजे भी यहाँ पर बात करते हैं। तो ये कुछ नाम है जो कि आपको पता होने चाहिए जब हम अर्ली चाइल्डहुड की बात करते हैं। फिर आते हैं आपके मिडिल, तो इसके और इसके बीच का ही होता है, ये मिडिल नहीं है, ये आपका लेटर चाइल्डहुड होता है। कौन सा चाइल्डहुड होता है, लेटर चाइल्डहुड होता है। ठीक है, चलिए लेटर चाइल्डहुड में हम जब यहाँ पर बात करते हैं, एक सेकेंड रुकेंगे, हाँ दिखता नहीं है, मैं इधर करती रहती हूँ, आपको इधर दिखेगा। ठीक है, चलिए अब आई थिंक आपको ये विजिबल होगा। चलिए ओके, जब हम लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं यहाँ पर, भाई अर्ली के बाद लेटर आता है जो कि आपका 6 से 12 वर्ष का होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें भाई ध्यान देना, अर्ली चाइल्डहुड में जो भाषा का विकास है, लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होता है वो अच्छे तरीके से ज्यादा फास्ट जो होता है वो अर्ली चाइल्डहुड में होता है। जो सोशल स्किल्स होती है, सामाजिक कौशल जो होते हैं वो बच्चे के यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। जब हम लेटर चाइल्डहुड की बात करते हैं तो इसमें संज्ञानात्मक विकास जो है वो अच्छे से होता है, जो कोग्निटिव स्किल्स होती है वो यहाँ पर डेवलप होती है। साथ में बच्चा पीयर रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है, मतलब कि अपने सहपाठियों के साथ जो है वो अच्छे से घुलना मिलना यहाँ पर शुरू कर देता है, अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और जब हम पीयर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें जो फीमेल है वो फीमेल दोस्त बनाती है, जो मेल होते हैं, जो लड़के होते हैं वो लड़के दोस्त, यहाँ मतलब अपने ग्रुप्स में यहाँ पर सेम सेक्स के साथ, ठीक है, ग्रुप्स में यहाँ पर खेलना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। इसको यहाँ पर प्ले स्टेज कहा जाता है। ठीक है, खेल अवस्था यहाँ पर इसको कहा जाता है, ध्यान देना, खेल अवस्था इसको यहाँ पर कहा जाता है। इसके अलावा एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था इसको कहा जाता है, बिकॉज जो स्टार्टिंग की एजुकेशन है वो यहाँ पर बच्चा शुरू कर रहा होता है, इसको स्कूल स्टेज भी कहते हैं। इसको ट्रबलसम स्टेज मतलब कष्टकारी अवस्था भी इसको कहते हैं एक तरीके से। ठीक है, कष्टकारी अवस्था भी इसको कहते हैं। गैंगे स्टेज कहते हैं भाई अपने जो समूह के बच्चे, अपने जो साथ के हम उम्र के बच्चे, उनके साथ बच्चे यहाँ पर जो है रहना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सिगमंड फ्रॉइड को हम अलग से एक क्लास में स्टडी करेंगे जिसमें वो 5 स्टेजेस की बात करते हैं। तो इस लेटर चाइल्ड को ये लेटेंसी स्टेज याद है, मैंने ऐसे याद के लिए ऐड कर दिया है। ठीक है चलिए उसके बाद आता है फिर आपका एडोलेसेंट स्टेज। ठीक है, एडोलेसेंट स्टेज आता है उसके बाद। चलिए एडोलेसेंट स्टेज तो भाई आपको एक अलग तरीके से करना होगा, अलग से इसका एक मैं क्लास दूंगी जिसमें आपको डिटेल से जो है चीजें करवाऊंगी। किशोरावस्था इसको यहाँ पर कहते हैं। तो आपको यही सारी स्टेज जो है उनको पढ़ना है, एक इन्फेंसी जो कि पीआरटी वालों को पढ़ना है, और अर्ली और लेटर चाइल्डहुड और इन सब की बात यहाँ पर हम लोग करते हैं, 12 से 18 की होती है। ठीक है, इसमें प्यूबर्टी और आइडेंटिटी क्राइसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि हम कब पढ़ेंगे, एरिक्सन का जब हम पार्ट करेंगे ना तब हम पढ़ेंगे। एरिक एरिक्सन की जो जो सामाजिकल जो थ्योरी है, ठीक है, साइको सोशल थ्योरी है मनोसामाजिक, तो उसमें हम करेंगे। इसके अलावा इसमें बहुत सारा जो इमोशनल चेंजेस है, जो भावात्मक बदलाव यहाँ पर बच्चे को देखने को मिलता है। और प्यूबर्टी तो आप सभी को पता है भाई, सेक्सुअली जो बच्चा है वो यहाँ पर मेच्योर हो चुका होता है। ठीक है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन यहाँ पर शुरू हो जाता है, और इस स्टेज को दिया गया था किसके द्वारा,
किसके द्वारा दिया गया था भाई? स्टेनली होल्ट के द्वारा इसको यहाँ पर दिया गया था। स्टेनली होल्ट के द्वारा इस पर्टिकुलर को एक्सप्लेन किया गया है और इस पर्टिकुलर स्टेज को स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि तनाव और तूफान की अवस्था, तनाव और तूफान की अवस्था किसके द्वारा कहा गया है जी? किसके द्वारा? स्टेनली होल्ट के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पर समझ में आए होगा। बाकी अडल्टहुड है, ये चीजें आपको नहीं करना, वो 18+ का है। ठीक है, वो आपके उसमें नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं अब। नेक्स्ट भाई, जब हम इन्फेंसी स्टेज की यहाँ पर बात करते हैं ना, जब हम इन्फेंसी स्टेज की यहाँ पर बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा हम डिटेल में और यहाँ पर करेंगे इन्फेंसी स्टेज को, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन ना पूछे गए हैं 1-2 बार इन्फेंसी को। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। इन्फेंसी स्टेज होता है वो बिगिनिंग भाई, शुरुआती है और फास्टेस्ट पीरियड है। ध्यान देना भाई, अगर आपसे कहा जाए सबसे तेज अवधि, फास्टेस्ट पीरियड कौन सा है, तो इन्फेंसी को आप यहाँ पर मार्क करेंगे। इन्फेंसी जो है वो शुरुआती और सबसे तेज फास्टेस्ट पीरियड है। ओके, डेफिनेशन कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपनी कुछ डेफिनेशन दी है, जैसे अल्फ्रेड एडलर है, वो कहते हैं इन्फेंसी जो है वो जीवन की शैली प्रिपेयर करती है एक तरीके से। ठीक है, आप जीवन कैसे जिएंगे उस तरीके से जो आपका फॉर्मेट है वो प्रिपेयर करती है इन्फेंसी। इन्फेंट्स डेवलप अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड अटैचमेंट टू देयर केयर गिवर्स, मतलब जो उसकी देखभाल कर रहे होते हैं, परिवार में जो लोग हैं, ठीक है, तो जो भी लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं उसके प्रति वो एक सिक्योरिटी और एक अटैचमेंट की भावना विकसित यहाँ पर करते हैं। ये कहना है किसका? इन्फेंसी स्टेज के अंतर्गत हम यहाँ पर चीजों को करते हैं। ओके, चलिए अब थोड़ा सा और भाई हरलोक के बारे में भी देख लेते हैं, बिकॉज हरलोक का नाम काफी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर सीरीज में। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड रुकेंगे। हाँ, हरलोक कहाँ पर है? ये रहे ऊपर। ओके, अब नई नई चीजें स्टार्टिंग में बहुत समझने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, क्लास लेट इसलिए नहीं हो रही है, इसके पीछे का बहुत रीजन है, बहुत सारी चीजें हैं जो इस बोर्ड से रिलेटेड अभी नहीं समझ में आ रही है। ठीक है, अभी तो ये फोन से कनेक्टेड है भाई। चलिए, हरलोक की जब हम बात करते हैं तो हरलोक का नाम बहुत जरूरी है भाई। एक क्वेश्चन तो पूछ लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला है, कब बोला है। तो ये इन्फेंसी स्टेज के बारे में कहते हैं कि इसको डेंजरस एज कहा जाता है। ठीक है, इसको खतरनाक उम्र भी कहते हैं, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेज में देखने को मिलती है। जो शिशु होते हैं ना उनकी लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स, मतलब काफी सारे उसके रीजन हो जाते हैं। इसको अपीलिंग एज और फैसिनेटिंग एज भी कहते हैं, आकर्षक उम्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा एक तरीके से लाचारी की वजह से मतलब हेल्पलेस होता है, वो टोटली डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पर, जो भी उसके केयर गिवर्स है उनके ऊपर डिपेंड रहता है। सिगमंड फ्रॉइड ने कहा है इन्फेंसी को ओरल एज, भाई सिगमंड फ्रॉइड को तो हम अलग से करेंगे, इन्होंने अपनी 5 स्टेजेस की बात करी थी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनिटल, जिसमें वो कामुकता की बात करते हैं। ठीक है, प्लेजर सोर्स भाई ये सब हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बस मैंने अभी यहाँ पर लगा दिया है इसको। ये आप जब उसकी साइकोसेक्सुअल थ्योरी करेंगे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ जो 6 स्टेजेस है, ये इन्फेंसी जो स्टेज है ना इसके 6 स्टेजेस है, और एचटेट के अंदर एक पता नहीं 20 के अंदर, 19 के अंदर, 21 के अंदर किसी भी एक में ना क्वेश्चन पूछा गया था इससे, तो मैं इसको अभी बता देती हूँ आपको। ठीक है, करवा देती हूँ आप सभी को ये, ताकि अगर क्वेश्चन आ भी जाए तो आपको परेशानी ना हो। चलिए, 6 सब स्टेजेस है। सेंसरी मोटर स्टेज, पियाजे के द्वारा ये जो चीजें है वो आपकी दी गई थी। आपकी इन्फेंसी है भाई ये पूरा टोटल। ठीक है, इन्फेंसी की ये जो 6 स्टेज है, शैशवावस्था की इन्फेंसी की है ये 6 स्टेज। ठीक है, 6 चरण है ये, तो ये ध्यान देना इसको। तो चलिए, इसमें जो पहला है वो है रिफ्लेक्सिस, जो कि 0 से 1 महीने की होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं उसको नाम दिया गया है। अब 0 से 1 महीने में पता है भाई बच्चा कितना ही छोटा होता है, उसको कुछ इतना पता नहीं होता है, तो वो किससे काम करता है? उसके रिफ्लेक्सेस पर काम करता है। रिफ्लेक्सेस वो मतलब नेचुरल टेंडेंसीज होती है, वो ऐसी प्रक्रियाएं होती है जो स्वचालित होती है, और यू कैन से इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती है जो जानबूझ करके नहीं किया जाता है, बल्कि वो है उस बच्चे के अंदर टेंडेंसी। जैसे अगर उसको भूख लगी है तो वो रो देगा, उसने अगर सुसु पोटी कर दिया तो वो रो देगा, तो हर चीज पे वो क्या है, वो रो देगा। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिस है भाई, जैसे हर चीज को सक करना, चूसना शुरू कर देता है, ग्रास्पिंग पकड़ने को, रीचिंग है, रीच आउट करने की कोशिश करते, तो रिफ्लेक्सिस पर काम करते हैं 0 से 1 महीने। सेकेंड है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शंस, 1 से 4 मंथ में। प्राथमिक परिपत्र या फिर वृत्तीय प्रतिक्रियाएं हैं। इसका मतलब क्या है? प्राइमरी सर्कुलर मतलब रिपीटेड एक्शंस यहाँ पर बच्चा करता है, बार बार दोहराएगा चीजों को। ठीक है, बच्चा अपने ही शरीर के कुछ अंगों को बार बार यहाँ पर क्या करता है? रिपीट मोड पे लाता है। जैसे बार बार आप उसको कहोगे अंगूठा मत छू, लेकिन वो उसको बार बार अपने मुंह में लाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये 1 से 4 महीने का है।
फिर बाद में हम बढ़ चलते हैं थर्ड नंबर पर जो है आपका, चलिए थर्ड नंबर पर जो है एक सेकंड, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस है, 4 से 8 महीने का है, द्वितीय वृत्तीय प्रतिक्रियाएं हैं। इसमें बच्चा अपने अराउंड ऑब्जेक्ट्स जैसे टॉयज को उलटना पलटना शुरू कर देता है, मतलब एक्सप्लोर करने लग जाता है कि उसके सामने जो चीज रखी है वो आखिर में है क्या, क्या है ये जो इतना ये हिल डुल रही है, ये गुड़िया इतनी क्यों नाच रही है, ठीक है, ये खिलौना चल क्यों रहा है। तो इस चीज को एक अराउंड में क्या कर लेता है, मतलब सोचना शुरू कर देता है ये चीज क्या है, ठीक है। चलिए 4 से 8 महीने रिपीटेड एक्शंस यहाँ पर भी करेगा, जो उसके आसपास है उसको वो उलटना पुलटना यहाँ पर शुरू कर देता है। फोर्थ पर रहेगा कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस, 8 to 12 मंथ का ये प्रोसेस है एक तरीके से अनुक्रियाओं के बीच सामान्यता और समन्वयता। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यहाँ पर बच्चा करता है, लक्ष्य निर्धारित कार्य करेगा। अब जब हम गोल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना यूपीएससी और गोल सेट कर लिया, उसको टीचर बनना या कुछ और। गोल का मतलब ये है कि भाई उसके सामने कोई चीज है, उसको वो अच्छी लग रही है तो उसको उस वहां तक जाना है, चाहे वो जा ना पाए, चाहे वो बहुत छोटा हो, बट उसको जाना, चाहे वो घिसड़ के जाए, चाहे कैसे भी जाए, ठीक है, बट वो जाएगा वहां तक। तो इंटेंशनली जानबूझ कर करेगा कि आप उसको कहोगे कि नहीं इसको नहीं छूना है तो वो जानबूझ करके उसे ही छूएगा। आपने कहा कि बेटा ऐसा नहीं करना, वो करेगा जानबूझ करके, ठीक है। दूर रखे हुए खिलौनों को पाने की कोशिश करेगा, तो यही उसका क्या है, गोल है, ठीक है। तो गोल को इतना सीरियसली नहीं लेना है इसमें। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं, चलिए फिर आता है 5 नंबर का टर्शरी सर्कुलर रिएक्शंस, 12 to 18 मंथ है। क्या करेगा इसमें बच्चा भी एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है, भाई उसके उसके जो खिलौने वगैरह उनको आपने देखा होगा, बच्चे ज्यादातर मतलब तोड़ बोड़ देते हैं, वो देखते हैं आखिर इसके अंदर क्या है, ऐसा चीज भी किससे चल रहा है, ये ट्रायल एंड एरर शो करेगा, जैसे बार बार वही चीजें, भाई गिरेगा फिर चलेगा, फिर गिरेगा फिर चलेगा, तो ऐसी चीजें यहाँ पर वो शो करता है, ठीक है। तो इसको बस आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी। नेक्स्ट है 6 पे अर्ली मेंटल रिप्रेजेंटेशन है। आप बच्चे को कोई भी चीज यहाँ पर बताएंगे तो वो उसका इमेज बना लेता है उसके बारे में, ठीक है। चिल्ड्रन बिगिन टू डेवलप सिंबल्स, भाई एक इमेज उसके माइंड में बनने लग गया है। अब आप उस बच्चे को कहेंगे भाई एप्पल, तो उसके दिमाग में वो इमेज बन जाएगी, हाँ एप्पल इस कलर का होता है और एप्पल ऐसा दिखता है, ठीक है। बच्चा चीजों को सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट करने लग जाता है, दिमाग में इमेजेस बनने लग जाती है, पिक्चर, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लग जाता है, पियाजे के केस में भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि जब बच्चा 2 साल का होता रहता है तो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब वस्तु स्थायित्व आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चे के सामने कोई चीज रखी है और आप वहां से हटाएंगे तो उसको पता है कि इस बंदे ने कोई तो होशियारी की है, कुछ तो हटाया इसने मेरे सामने से। उससे पहले ये चीजें नहीं होती, आप हटा लो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तक उसके पास ऑब्जेक्ट परमानेंस 2 साल के होने तक आने लग जाता है, उसको पता है कि आपने कोई तो खेल किया है, ठीक है। चलिए ये कुछ 6 स्टेजेस थे, तो इनको प्लीज कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं, हमने जब प्ले स्टेजेस की बात करी तो एक क्वेश्चन प्ले से भी पूछा गया था स्टेट के अंदर, तो ये भी मैं आपको करवा देती हूँ भाई। 6 जो चरण है खेल के, वो एक बार आप लोग प्लीज देख लो, अगर आपको ये सारी चीजें विजिबल हो तो, ठीक है, बाकी मैं आपको समझा भी दूंगी। चलिए 6 स्टेजेस है प्ले की, खेल की जो है वो 6 स्टेजेस है। 1 इज अनऑक्यूपाइड सॉलिटरी, उसके बाद है ऑनलुकर, पैरेलल प्ले, एसोसिएट प्ले, और फिर आपका कौन सा है, कोऑपरेटिव प्ले। चलिए एक सेकेंड, आपको स्क्रीन पर पूरा दिखाई दे जाएगा ये, हाँ चलो आई थिंक आपको विजिबल होगा ये सारी की सारी चीजें। चलो हिंदी मीडियम वाले प्लीज इधर से देख लेना भाई। अनऑक्यूपाइड प्ले अनियोजित खेल है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बेबी इज मेकिंग मूवमेंट, 0 से 3 महीने का है ये, बेबी इज मेकिंग मूवमेंट विद देयर आर्म्स हैंड्स लेग जो भी है, दे आर लर्निंग अबाउट एंड डिस्कवरिंग हाउ देयर बॉडी मूव्स, ठीक है। आमतौर पर शिशुओं में देखा जाता है बच्चा कोई विशिष्ट खेल नहीं खेलता है, इसमें उसको पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं है, बस क्या है इधर उधर हिलता डुलता रहता है, अपनी उंगलियों को आसपास की चीजों को मतलब देखता है, समझने की कोशिश करता है, तो वो क्या है अनऑक्यूपाइड प्ले इसको कहेंगे। उसको पता नहीं अभी खेल क्या है, बट अपनी बॉडी मूवमेंट्स को ऐसे हिलना डुलना ऐसे शुरू कर देता है, हाथ पैरों को बस मारना है। उसके बाद है सॉलिटरी प्ले, एकाकी प्ले इसको कहा जाता है। बच्चा अकेले खेलना पसंद करता है और दूसरे बच्चों पर ध्यान नहीं देता है, आत्मनिर्भरता विकसित करने में मदद करता है, मतलब वो खेल तो रहा है बट उसको किसी और के साथ नहीं खेलना है, सेपरेट खेलना है, ठीक है। भले ही तो और दूसरा बच्चा उसके पास बैठा है बट वो उसके साथ नहीं खेलेगा, सेपरेट खेलेगा, ठीक है। अलोन बिल्कुल अकेले खेलेगा और दूसरे के साथ खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है। थर्ड वन इज ऑनलुकर या फिर स्पेक्टेटर बिहेवियर, यहाँ पर दिखाएगा दर्शक खेल। इस चरण में बच्चा दूसरों को खेलते हुए देखता है लेकिन खुद शामिल नहीं होता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, ठीक है। खुद उसके साथ शामिल नहीं होगा, हाँ देखता रहेगा उसको लेकिन खुद उसके साथ खेलने के लिए जाएगा नहीं, बस ऑब्जर्व करता रहेगा कि वो कर क्या रहा है, बट उसके साथ खेलेगा नहीं।
ठीक है। नेक्स्ट है फिर पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले मतलब एक बच्चा यहाँ खेल रहा है, एक बच्चा साथ में ही मतलब खेल रहा है, पर दोनों मिक्स होकर के नहीं खेल रहे हैं, समानांतर खेल है। बच्चे एक ही कमरे में या आसपास होते हैं और एक जैसे खिलौनों से खेलते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं खेलते, बल्कि अलग अलग खेलते। पैरेलली खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ नहीं, ठीक है, चाहे खिलौने सेम हो उसके, लेकिन साथ में नहीं खेलते। यहां से जो सोशल डेवलपमेंट है बच्चे का वो शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एसोसिएट। अब वो मिल करके थोड़ा सा आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सहयोगी खेल है, बच्चे एक ही गतिविधि में भाग लेते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और खिलौने साझा करते हैं, लेकिन खेल का कोई साझा उद्देश्य या नियम नहीं होता। अपने जो खिलौने हैं उसको यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कोई उन्होंने मिलकर के कोई रूल बनाया या कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। इंटरेक्ट करना बच्चा यहाँ पर शुरू कर देगा, बातचीत करना, सोशलाइज मतलब होना यहाँ पर बच्चा जो है वो शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद है कोऑपरेटिव प्ले। यहाँ पर सोशलाइजेशन मतलब बच्चे का अच्छे से हो रहा है। मैंने चाइल्ड प्लेज विद अदर हैड इंटरेस्ट इन बोथ एक्टिविटीज अदर चिल्ड्रन इन्वॉल्व, मतलब सारे बच्चे मिलजुल करके खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेस्ट ले रहे हैं। सबसे उन्नत चरण है ये, सबसे बढ़िया वाला चरण है जहाँ बच्चे संगठित होकर नियम बनाकर और एक साझा लक्ष्य के साथ मिलकर खेलते हैं। टीम वर्क और सामाजिक कौशल को ये क्या करता है, एनहांस करता है, डेवलप करता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीजें यहाँ पर समझ में आई होगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलिए, ओके जी, अब कुछ डोमेन्स को यहाँ पर देख लेते हैं। हम बार बार यहाँ पर बात कर रहे थे कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट में आपके सारे डोमेन्स आ जाते हैं। मींस कौन कौन से डोमेन आ जाते हैं, शारीरिक पार्ट जो कि वृद्धि को यहाँ पर डिसाइड करता है, फिजिकल डेवलपमेंट किसका पार्ट, एक तरीके से ग्रोथ का पार्ट है, वृद्धि का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें फिजिकल डेवलपमेंट आ जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाता है, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया था, फाइन एंड ग्रोस मोटर स्किल्स। तो इनको अभी यहाँ पर देखेंगे एक बारी, ठीक है। फिजिकल में क्या है भाई, जो आपका स्ट्रक्चरल चेंजेस है जिनको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। प्योरली जो शारीरिक स्ट्रक्चर है, हाइट, वेट, जो हमने जस्ट अभी बात करी थी ना, वो है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एबिलिटी टू रीजन, थिंक, परसीव एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम, मतलब आपका तर्क करना, आप कैसे तर्क करते हो, क्या रीजनिंग देते हो, आपकी सोच की बात कर रही है, ठीक है। आपका दृष्टिकोण क्या है किसी भी चीज के प्रति, आप कैसे परसीव कर रहे हो, आपका समस्या समाधान, इन सब के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। और ये आपका कौन सा पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आपको कभी ना कभी दिखा मिल जाएगा। बात है सोशल डेवलपमेंट की, सोशल स्किल्स डेवलप होना, वैल्यूज, मूल्यों का जो है कहीं ना कहीं वैल्यू इवोल्यूशन होना। तो सामाजिकता जब आपकी बढ़ जाती है तो सोशलाइजेशन का एक टॉपिक भी आएगा, तो वो आपका सोशल डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट है, भावात्मक विकास, भाई खुद के इमोशंस को आप कितना कंट्रोल कर सकते हो, दूसरों को आप कितना अच्छे तरीके से समझ सकते हो, तो वो सारी चीज क्या है, इमोशनल का पार्ट है। मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, इसके बारे में कोहलबर्ग के अंदर भी हम चीजों को पढ़ते हैं। राइट एंड रॉन्ग जब आप डिसाइड करने लग जाते हो, बट प्रॉपर रीजनिंग के साथ, आप क्या तर्क दे करके सही और गलत की बात कर रहे हो, वो मोरल रीजनिंग की बात करता है। भाषा का विकास, जो कि अर्ली जो आपका जो स्टेजेस है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, उसमें आपका फास्ट तरीके से होता है भाषा का विकास, यानी कि कम्युनिकेशन, आपका संप्रेषण कौशल कैसा है, बातचीत, ठीक है, बातचीत की स्किल कैसी है, आप कितना दूसरों के साथ अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, बिकॉज सारी चीजें इसी पर ही तो डिपेंड है। आपका लैंग्वेज स्किल्स अच्छे से डेवलप नहीं होगा तो ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी, बाधित होंगी। फिर ये मोटर डेवलपमेंट, ठीक, ये फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। जैसे मैंने कहा ग्रोस मोटर स्किल एक है, फाइन मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स मतलब बिग मूवमेंट, जहां पर आपके लार्ज मसल्स का इस्तेमाल करते हो, आप बड़ी जो मांसपेशियां होती है उनका आप इस्तेमाल करते हो। फाइन मोटर स्किल्स जिसमें आप स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। जैसे भाई ये साइकिल चला रहा है, रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, एक पैर पर आपका बैलेंस करना, थ्रो करना, कैच करना, स्कीपिंग, होपिंग, ठीक है, बाइक को चलाना, ये सब क्या है, बड़ी मांसपेशियों का, तो ये आपके ग्रॉस मोटर स्किल्स हैं। फाइन क्या है, पेंसिल को पकड़ना, लिखना, तो छोटे छोटे मांसपेशियां इसमें आपके इस्तेमाल हो रही है। एक शर्ट को बटन करना, कोट को जिप करना, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहां से चेक कर सकते हो। तो ये आपके फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक प्रिंसिपल भी है, जितने भी ये आपके डोमेन्स होते हैं जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने भी ये आयाम हैं आपके डेवलपमेंट के, जो भी आपके एरियाज है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं। अगर कोई भी एक डोमेन आपका कमजोर रहेगा, पिछड़ेगा, तो वो अदर को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, उसको प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ध्यान देना इस चीज को।
क्या करेगा जी, प्रभावित करेगा। सारे के सारे डोमेन्स क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ओके, इतनी चीजें आई थिंक आपको समझ में आई होगी। चलिए ओके, अब आ जाते हैं भाई क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलो, लाइव लेने का ही विचार था इसको मेरा, बट अब क्या कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और अब आप फटाफट से बनाएंगे। नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ द पीयर ग्रुप। अपना जो सहपाठी ग्रुप है, जो पीयर ग्रुप है, उसके एक्टिव मेंबर जो है वो बच्चे कब बनने लग जाते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके अलावा मैं एक सेशन में आपके साथ प्रिंसिपल्स को डिस्कस करूंगी, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर्स है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिल जाएगा। ओके, और हम इतने छोटे छोटे नहीं, जैसे भाई लंबी लंबी थोड़ी छलांग लगाएंगे, क्योंकि ऐसा तो चीजें नहीं बन पाएगी। जैसे आपके जो थ्योरीज है वो फटाफट से एक ही सेशन में करवा देना, ऐसी चीजें करेंगे, बिकॉज हम ये रिवीजन पर्पज के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, प्रिंसिपल्स और फैक्टर्स अगले क्लासेस में आ जाएंगे। तो कौन से हो जाते हैं भाई, अडल्टहुड की तो हम यहाँ पर बात नहीं कर ले, अर्ली चाइल्डहुड में ऐसा कुछ होता नहीं है, और चाइल्डहुड नहीं बात करेंगे। एडोलेसेंस इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, बिकॉज इस पर्टिकुलर स्टेज में बच्चा क्या होता है, अपने पीयर ग्रुप का एक्टिव मेंबर यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, आपकी स्क्रीन पर है। टॉय एज रेफर्स टू, जो खिलौना अवस्था वो क्या किसको कहा जाता है, और मैंने कहा था कि जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको क्या कहा जाता है, खिलौना अवस्था कहा जाता है, बिकॉज जो लेटर चाइल्डहुड है उसको हम प्ले स्टेज बोलते हैं, खेल अवस्था होती है। ठीक है, ध्यान देना, ये छोटा सा है आपका, ऑल ऑफ दीज तो नहीं आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जो शुरुआती बाल्यावस्था उसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ठीक है, प्री गैंग एज, या फिर इमिटेटिव एज, या फिर क्वेश्चनिंग एज, या फिर प्ले एज। ध्यान देना इसको भाई, अर्ली चाइल्डहुड की बात करी गई है, ये प्री गैंग एज बिल्कुल है, बिकॉज गैंग एज आपका लेटर चाइल्डहुड है। क्योंकि गैंग एज कौन सा आपका जो समूह अवस्था है आपकी, वो कौन सी है, लेटर चाइल्डहुड की होती है, उत्तर बाल्यावस्था की होती है। ओके, और इमिटेटिव भाई इसमें क्वेश्चनिंग करना, बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है और साथ में अनुकरण भी करता है, साथ भाई अपने पेरेंट्स को देखते हो, किसी को भी देखते हो, जो वो कर रहे हो वही करना है। लेकिन प्ले एज कौन सी होती है आपकी, लेटर चाइल्डहुड होती है, इसलिए थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, चलो फोर्थ देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, development is not limited to growing layers. Instead, it consists of series of progressive changes towards the goal of maturity. Who said this? मैंने अपनी इस पीडीएफ में भी इसको शामिल किया था कि भाई जब डेवलपमेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि लेयर्स आपकी बढ़ती चली जा रही है, नहीं, जैसे जैसे आपकी मैच्योरिटी, आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, तो एक प्रगतिशील विकास की एक श्रृंखला है आपके अंदर कहीं ना कहीं, तो उसको कहा जाता है। तो ये एरिक्सन नहीं करते, पियाजे नहीं करते, वुडवर्ड नहीं करते, बल्कि हर लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ का जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। ठीक है, फटाफट से करेंगे इन सब चीजों को, बिकॉज टाइम वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है, ना तो ये लाइव। Which of the following is best suited for emotional development of children? भावात्मक विकास की बात करी गई है, बच्चों के भावात्मक विकास से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट अच्छा है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स एज इट इज द टास्क ऑफ पेरेंट, नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे भाई कि पेरेंट्स का ही काम है, और टीचर नहीं आएंगे इसमें। पैसिव क्लासरूम एनवायरमेंट नहीं रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। पैसिव एक नेगेटिव टर्म है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव कुछ टैग वर्ड्स है जो आपको एंड में करवा दूंगी मैं। ठीक है, करवा भी रखे मैंने। अथॉरिटेरियन क्लासरूम नहीं रहेगा, डेमोक्रेटिव क्लासरूम एनवायरमेंट रहेगा, ये अच्छा शब्द है। ठीक है, लोकतंत्र रहेगा, बच्चे को पूछने की आजादी होगी, बच्चा क्वेश्चनिंग कर सकता है, उसको नहीं समझ में आए तो वो 10 बार पूछ सकता है, ये सारी की सारी आजादी बच्चे को यहाँ पर रहेगी। ठीक है, टीचर के कंट्रोल में नहीं रहेगी सारी की सारी चीजें कि भाई तूने मेरे से पूछ क्यों लिया। व्हेन ए चाइल्ड्स कैपेबिलिटी इन एनी पर्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज लो, तो फिर क्या होगा भाई, ये जो हमने एरिया ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास के क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र जो हम डोमेन अभी करके आए ना, फिजिकल, मोरल, सोशल, लैंग्वेज, ग्रोथ मोटर स्किल्स, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, अगर एक पर्टिकुलर एरिया अगर लो है तो वो क्या करेगा, क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, डज नॉट मीन डिले इन एनी एरिया। अगर कोई एक लो है तो मतलब नहीं फर्क पड़ता, वो नहीं प्रभावित करेगा, या फिर हैज एन इम्पैक्ट ऑन ऑल एरिया, या फिर हैज नो इम्पैक्ट। तो मैंने कहा था भाई सारे के सारे क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, तो फिर इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, ध्यान देना इसका। अगर कोई इमोशनली अनस्टेबल है तो फिर उसको अदर जो उसके डोमेन्स होंगे उसमें उसको दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, चलो
सेवंथ देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा के विकास के संबंध में कौन सा सेंसिटिव पीरियड है? तो जब हम बात करते हैं किसकी, अर्ली चाइल्डहुड की, जब हम बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड की, तो आपका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है इस केस में बहुत ही ज्यादा क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, तो 7वें का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8।